हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वीबी थियरी को शुरू किया था और फिर हमने उसका पार्ट 1 देखा था। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हम लोग ने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वीबी थियरी का ये कहना है कि कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो जैसे एटम्स एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, तो बेसिकली एटम्स ओवरलैप कैसे होते हैं, तो उन एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर वे में ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह से इन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यही कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है इन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से। यानी कि इनका ये कहना था कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, ये उनका कहना था और हमने वहां पर 3 टाइप के ओवरलैपिंग कंप्लीट किए थे। आज हमें नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। हम लोग ने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग तो कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर में ही कर लिया था, बट आज हमें नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं उनकी कुछ थियरी देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हम लोग एकदम शांति से प्रॉपर वे में समझेंगे। अब दैट इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ये हमारा टॉपिक है। अब बेसिकली यहां पर जो ओवरलैपिंग होता है तो ये कौन से टाइप का ओवरलैप होगा, यानी कि उसका नेचर जो होगा वो डिपेंड होता है कि भाई कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है और किस वे में कर रही है। उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई इसका टाइप यानी कि नेचर क्या होगा। तो ओवरलैपिंग 2 प्रकार के होते हैं, उनके जो नेचर है वो 2 प्रकार के रहते हैं। एक होता है मतलब उनमें जब भी ये क्या होता है, जब भी इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो 2 टाइप के रहते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं एंड दूसरा होता है दैट इज पाई बॉन्ड जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पाई के बारे में तो आपने मैथमेटिक्स में देखा सुना पढ़ा ही होगा फॉर श्योर। जरा ध्यान से देखते रहना। यस, अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन से कंडीशंस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन विच कंडीशन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को हम लोग ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। वो कौन सी कंडीशंस में होता है उसके बारे में हम अभी चेक करते हैं। देखो बेसिकली यहां पर क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब हॉरिजॉन्टल वे में ओवरलैपिंग होता है। कैसे रहता है? हॉरिजॉन्टल वे में ओवरलैपिंग होता है। यस, जरा ध्यान से देखना। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग की वजह से होते हैं। कौन सी कंडीशंस हैं वो हम चेक करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि एस ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है, अब एस ओवरलैपिंग यानी कि मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया एंड एक और एस ऑर्बिटल लिया, इनमें क्या हुआ, तो इनमें ओवरलैपिंग हुआ। ये जो ओवरलैपिंग हुआ है इसको अपने एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस ओवरलैपिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये एक एस ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, ये भी एक एस ऑर्बिटल है। तो ये दोनों ने ओवरलैप करके क्या किया, एस ओवरलैपिंग।
अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा चेक करोगे, इसका जो ओवरलैपिंग का जो पैटर्न बन रहा है, इसकी ओवरलैपिंग का पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये थोड़ा बहुत सिग्मा की तरह दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, इसी पे जो इनका नाम दिया है सिग्मा बॉन्ड, ये तो इनका सिंबल दिया है। तो पहला जो कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड का वो ये हुआ। दूसरे कंडीशन पे आते हैं, दैट इज sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग। अब बच्चों एक बात आपको यहाँ पर फोकस करना है, नोटिस रखना है कि sp ओवरलैपिंग के अंदर होता ऐसा है कि s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल का हॉरिजॉन्टल वे में ओवरलैपिंग होता है। लाइक यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है प्लस ये क्या है, ये p ऑर्बिटल है। लेकिन बच्चों याद रखना, यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल है वो pz ऑर्बिटल है, ये फिक्स रहेगा बच्चों। ये क्या रहेगा? तो ये pz ऑर्बिटल ही रहेगा, क्योंकि वही तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली रहता है। अब इनके बीच में ये जो ओवरलैपिंग होगा, ये क्या हुआ? ये s ऑर्बिटल है, ये p है, तो ये sp ओवरलैपिंग होगा, बराबर कि नहीं? ये क्या हुआ? sp ओवरलैपिंग हो गया। अब यहां पर भी आप जरा ध्यान से चेक करोगे तो आपको वो सिग्मा के जैसा कुछ स्ट्रक्चर लगेगा, है ना? सिग्मा के जैसा स्ट्रक्चर हुआ क्या? इसके बाद जो है वो एक और कंडीशन है जिसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज pp ओवरलैपिंग। अब ये pp ओवरलैपिंग भी याद रखना, इनमें भी क्या रहता है? तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, लाइक हाँ, तो आप इन सारे केसेस में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, तो इनमें सारे केसेस में ये pp ओवरलैप जो हुआ है, ठीक है, इनमें सारे केसेस में क्या होता है? pp ओवरलैप, हॉरिजॉन्टल वे में ही हो रहा है ओवरलैपिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ही क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। याद रखना, इनमें खास करके क्या होता है, पूरे में इधर ही लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में ओवरलैपिंग होता है, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हुआ है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो पाई बॉन्ड की बात, जिसमें वर्टिकल ओवरलैपिंग होता है। जो नेक्स्ट है वो है पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड की बात है, जिसके अंदर अगर मैं एक ही शब्द में लिखूं क्लैरिटी से, यहाँ पर ये वर्टिकल ओवरलैप होता है। अब वर्टिकल ओवरलैप के यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक ही एग्जांपल समझाया है, पर इतना याद रखना, px ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशंस करते हैं, लाइक ये है ना। तो ये क्या होंगे? ये इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, ये यूं ये यूं ये यूं खींच लिया लाइन, तो ये pp ओवरलैप जो हुआ, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब ये मान लो कि भाई ये px से तो सीधा जो होता है ना वो px होता है, और यूं जो रहेगा वो py होगा, और यूं जो रहेगा वो pz होगा। तो px एंड py ऑर्बिटल जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास दो प्रकार के बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी, एक है पाई बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब हमें ये तो क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड उनमें से स्ट्रेंथ किसकी हाई किसकी लो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पाई बॉन्ड का एंड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। याद रखना, जब भी कोई भी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है, जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है।
उसके बाद जितने भी उसके वही एटम्स, वही सेम एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे पाई रहते हैं। लाइक आपने चेक किया होगा कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड 10th में। मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसको हमने अल्केन बोला। अब वहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड ही होगा, बराबर है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। लाइक ये सिग्मा है एक, यहाँ पर एक पाई है और यहाँ पर एक सिग्मा है। फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई रहेंगे और एक सिग्मा रहेगा, तो 3 हो गया ना, 3 + 1, 2 + 1 3। क्लियर है। सेम वे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, 2 पाई और एक सिग्मा होगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई रहेगा और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बट इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी? तो अगर हम इसकी बात करें वर्टिकल ओवरलैपिंग की, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। यानी कि ये हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है यूँ, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में हाई रहती है। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसलिए हाई रहती है क्योंकि उसमें प्रॉपर वे में और ज़्यादा एक्सटेंड तक ओवरलैप होता है। पाई बॉन्ड में एक माइनर सा ओवरलैप होता है, लंबे एक्सटेंड तक उसमें ओवरलैप नहीं होता। क्लियर है। तो पाई बॉन्ड में एक उतना एक्सटेंड पे ओवरलैप नहीं होता तो उसका बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है। एंड सिग्मा बॉन्ड में प्रॉपर वे में ओवरलैप होता है, इसलिए उसका बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है वो? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मुझे आपको उसकी कंडीशंस पढ़ानी है, मुझे आपको उसके फीचर्स पढ़ाने हैं और फिर हम लोग इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बट मैं वो सबको समझाऊँ उससे पहले आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट। मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक द न्यू टॉपिक्स। अब आगे के टॉपिक्स पे आते हैं, तो जरा ध्यान देना। पे अटेंशन हियर। हाइब्रिडाइजेशन की बात की है तो पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो ज़रा ध्यान से देखो, बेसिकली ये होता क्या। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे एटम्स होते हैं, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो पहले हाइब्रिडाइज होते हैं। अब होता ये है कि इस प्रोसेस में सेम सेट ऑफ जो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंड ओरिएंटेशन सेम है, वही प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, मतलब कि हाइब्रिडाइज होते हैं और उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि जितने कंबाइन हुए हैं उतने ही सामने नए बनते हैं। दिस इज अ प्रोसेस इन विच orbitals of equivalent energy, nearly जिन भी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है एंड ओरिएंटेशन सेम एंड ओरिएंटेशन combine to form same number of न्यू ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब जितने भी ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं उतने ऑर्बिटल नए भी बनते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है
इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यही प्रोसेस से जो हमें नए ऑर्बिटल मिले हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड द ऑर्बिटल्स obtained are called hybrid orbitals। इस तरह से हमें जो ऑर्बिटल्स मिले हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यही प्रोसेस से मिले ना, क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इनको हमने क्या बोल दिया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल दिया। अब उनके कुछ सैलिएंट फीचर्स भी हैं। अब बेसिकली अगर मान लो कि कोई भी, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा? एक होता है sp, एक होता है sp2 एंड एक होता है sp3। ऐसे 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब अगर आपको बोला है कि भाई sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि उसमें एक s ऑर्बिटल आएगा और एक p ऑर्बिटल आएगा, तो ये 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो 2 नए ऑर्बिटल मिलेंगे। सेम में sp2 होगा तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल होगा, तो कंबाइन होकर 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे। sp3 है तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, कंबाइन होकर टोटल 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं। अब इनके फीचर्स क्या? पहला फीचर पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मैंने समझाया कि हमें कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जितने कंबाइन हुए हैं उतने ही सामने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। लाइक sp में हमने 2 ऑर्बिटल को कंबाइन किया तो सामने 2 ही मिलेंगे। sp2 में 3 को कंबाइन किया, सामने 3 मिलेंगे। sp3 में 4 को कंबाइन किया, सामने 4 मिलेंगे। नंबर 2, इन सबकी एनर्जी को, ये जितने भी ऑर्बिटल्स अपने को हाइब्रिडाइज्ड है वो सबकी एनर्जी एंड उनका शेप सेम रहता है। नंबर 3, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड चौथा उसका फीचर है, दैट इज दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस। अब ये 3D वे में उस तरह से डायरेक्टेड रहते हैं जिससे इनके बीच में ज़्यादा रिपल्जन, मतलब कि रिपल्जन क्या होगा, तो वहाँ पर टू हैव अ मिनिमम रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, मिनिमम रिपल्जन, वरना वो क्या करेंगे और शेप को बदल देंगे। रिपल्जन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिनिमम है। अब हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन है, 4 कंडीशंस में ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन है द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। देखो हाइब्रिडाइजेशन सबका नहीं होगा, जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस ऑर्बिटल्स, उन्हीं ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, सबका नहीं होगा। नंबर 2, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो भी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए उन सबकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। नंबर 3, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू। हाँ, अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कब हो सकता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया जाए। बट जब तक हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक इनके इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन की करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ हाफली फील्ड ऑर्बिटल ही करे, अगर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल भी है तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, ठीक है। जो भी फील्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कर सकता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये तीन हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करना है। ये 3 उसके टाइप, sp, sp2, sp3। वैसे हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, पर जो मेन 3 जो है वो sp है, sp2 एंड sp3। ये सबसे मेन 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। और यही हाइब्रिडाइजेशन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। इसकी नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना घर पे मन लगा के, एंड खूब मेहनत करना। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।